आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसका नाम क्या है? बैटरी। तो सबसे पहली बात, अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी होता क्या है? आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, तो सेल आपने पढ़ा था, तो अगर बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दें, तो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और हमारे पास ये जो बैटरी होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी बैटरी। ये क्या है? प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। अगर मैं बात करूं बच्चे प्राइमरी बैटरी की, तो यह प्राइमरी बैटरी होती है नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल मतलब यूज एंड थ्रो आप बोल सकते हो। एक बार यूज किया, फेंक दो, अब आपके किसी काम की नहीं है। जबकि सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो कैसी होती है? रिचार्जेबल होती है। ठीक। अब सुना ध्यान से, जो नॉन नॉन रिचार्जेबल है इनका तो बात खत्म हो गया, लेकिन जो रिचार्जेबल है उसमें 2 केस आएंगे बच्चे। अगर आप बैटरी को चार्ज करते हो तो क्या होगा? यानी जब आप बैटरी की क्या करोगे? चार्जिंग। तो चार्जिंग के समय ये काम करता है एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कैसे काम करेगा? एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर बात? और वहीं पर जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे? डिस्चार्ज कर रहे होगे, तो ये कैसे काम करेगा? गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें प्राइमरी बैटरी की, अच्छा पहले सेकेंडरी बैटरी की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी के अंदर क्या आता है? लेड स्टोरेज बैटरी। कौन सी बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी। कौन सी बैटरी बोलते हैं उसको हम? लेड स्टोरेज बैटरी। जनरली जो आप देखते हो बाइक वगैरह के अंदर छोटी सी बैटरी लगी होती है, मेरे वाले में बड़ी बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना? तो हाँ, जो छोटी सी बैटरी लगी होती है गाड़ियों वगैरह के अंदर, इन्वर्टर वगैरह के अंदर कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको याद हो पुराने ज़माने में, मतलब पुराना ज़माना काफ़ी पुराना ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस समय जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो गाँव वगैरह में जब कभी मैच क्रिकेट मैच वगैरह आते थे ना, तो पर्दे पे प्रोजेक्टर से देखते थे, तो वहाँ पर भी बैटरी लेके आते थे। अब बैटरी लाके लगा के और फिर आराम से मैच देखते थे। तो जो बैटरी उस समय इस्तेमाल की जाती थी वो सब क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी है। और अगर मैं प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल की बात करूँ, तो प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल में सबसे पहले आपका मरकरी सेल। कौन सा सेल? मरकरी सेल। मरकरी सेल कौन सा होता है? जो आपका घड़ी में रिस्ट वॉच वगैरह के अंदर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मरकरी सेल बोलते हैं। इसके अलावा जो है, हाँ, मरकरी सेल बोलते हैं। और एक दूसरा जो है, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा क्या नाम है, जो रिमोट वगैरह के अंदर सेल इस्तेमाल होता है, वो उसे हम बोलते हैं, नाम क्या नाम? नहीं, नहीं, ज़िंक तो होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। क्या? नहीं, नहीं, पेंसिल सेल नहीं, उसका नाम था एक, एनसीईआरटी है किसी के पास? अरे ड्यूरासेल महाराज कंपनी है। एक तो लेंसलेस सेल बोलते हैं, एक और नाम था इसका। है किसी के पास एनसीईआरटी? एक बार दिखाना तो। ड्राई सेल, सॉरी। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राई सेल बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या नाम है इसका? ड्राई सेल। तो ड्यूरासेल और ये सब ब्रांड नेम है, ठीक है? एक्चुअल नाम क्या है? ड्राई सेल। तो बेसिकली हमें इन्हें 3 जो बैटरी हैं, लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, मरकरी सेल हो गया या ड्राई सेल हो गया, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें इन तीनों के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो सिंपल शब्दों में एनोड का किस चीज़ का बना है, कैथोड किस चीज़ का बना है, इलेक्ट्रोलाइट कौन-सा इस्तेमाल किया है आपने, और अगर आपने इतना कर लिया तो एनोड पर रिएक्शन कौन-सी होती है, कैथोड पे रिएक्शन कौन-सी होती है, ओवरऑल रिएक्शन कौन-सी होती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप थ्योरी बहुत लंबी-लंबी सी लिख लो,
और दूसरा ऑप्शन है, एक टेबल है, जो छोटे में लिखी हुई है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, ठीक? तो वो टेबल आप लोगों को बनाना है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। यहाँ तक हो गया तो आगे चलें? तो आप लोगों को हाँ, शांत रहो। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तीनों सेल के बारे में, यानी ये हो गया ड्राई सेल, ये हो गया लेड स्टोरेज बैटरी और ये हो गया हमारा फ्यूल सेल। अगर हम बात करें अच्छा मरकरी सेल के बारे में यहाँ नहीं दे रखा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अलग से ही पढ़ेंगे उसको। तो सर फ्यूल सेल जो होता है, उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं। पहले हम ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हो एनोड जो है वो किसका बना हुआ है? जिंक का। कैथोड किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट यानी कार्बन ही होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ MnO2 कार्बन इसको इस्तेमाल करेंगे और NH4Cl और ZnCl2 इसको इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा एनोड पर जो रिएक्शन होती है जिंक दो अब एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। एनोड ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्या बनाया जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है MnO2 NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन दिया MnO और क्या बनाया NH3 बनाया। और इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो नीचे आप ऐड कर लोगे अगर आपका मन कर रहा है, अदरवाइज मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग ओवरऑल रिएक्शन तो लिख लोगे। क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना है इसमें इनटू में 2 कर देना है। तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 2 लग जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएँगे? कैंसल आउट, ऐड करके नीचे क्या आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो आई थिंक नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि हो जाता है ऐड करके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हाँ, 1 मिनट। इसके बाद अगर बात करूँ तो लेड स्टोरेज बैटरी में लेड कैसे काम करेगा? एज़ ए एनोड। अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो लेड ऑक्साइड यानी PbO काम करता है कैसे? एज़ ए कैथोड। अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रोलाइट तो हम क्या करते हैं H2SO4 का 38% वेट बाय वेट और एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन लिखी हुई है और दोनों को सम करके क्या बन जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है? फ्यूल सेल के बारे में भी बात करते हैं। एक बार आप तीनों नोट डाउन पहले कर लोगे फिर फ्यूल सेल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? तो जो मैंने अच्छा अगर मैं फ्यूल सेल की बात कर लूँ तो इसकी बात यहाँ खत्म ही कर देते हैं। तो अगर हम फ्यूल सेल की बात करें बच्चे, इसमें अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल जनरली हम स्पेस मिशन के ऊपर करते हैं क्योंकि वहाँ कुछ और भी फ़ायदे हो जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें एनोड वगैरह जो है, तो उसमें हम प्लैटिनम या पैलेडियम इसको बहुत फाइनली पतले-पतले टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि एक तरफ से हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ से क्या ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन आपको पता है वो गैस है और हाइड्रोजन कहाँ एब्ज़ॉर्ब हो जाती है? प्लैटिनम और पैलेडियम के सरफेस पे बहुत आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं पोरस कार्बन या फिर प्लैटिनम पैलेडियम करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे ताकि हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम या पैलेडियम के सरफेस पर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ ही क्या हो रहा है एनोड पर रिएक्शन हो रही है। और अगर हम कैथोड की बात करें तो यहाँ प्लैटिनम या पैलेडियम पास करेंगे और उसमें O2 पास करते हैं, यानी 2 कंटेनर होगा। इस तरीके से पार्टीशन करते हैं। एक तरफ से हम हाइड्रोजन पास कर रहे होते हैं, एक तरफ से क्या पास कर रहे होते हैं ऑक्सीजन। तो मतलब हमारा कैथोड और एनोड किसका है? हाइड्रोजन का बना हुआ एनोड और ऑक्सीजन का बना हुआ है कैथोड। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट का तो हमारे पास क्या होता है कंसंट्रेटेड एक्वस KOH होगा। मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी कम होगा, बट कैसा होता है एक्वस KOH। और अगर हम बात करें इसमें होता क्या है H2 रिएक्ट करता है और आपको दिख रहा है क्या बन रहा है वाटर एट एनोड। अगर हम बात करें यहाँ O2 जो है वो रिड्यूस होता है और क्या बनाता है OH माइनस। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन इसकी लिखोगे तो नेट रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? नेट रिएक्शन के अंदर अगर बैलेंस करोगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएँ, ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसल। अगर आप देखोगे तो नेट रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है इधर? पानी। इस पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर की तरह करते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर। तो मतलब एक तो पानी मिल जा रहा है, दूसरा ऐसा कोई केमिकल यहाँ नहीं बन रहा है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे। इसलिए सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जाता है। और दूसरी बात अगर स्पेसक्राफ्ट में आप इस्तेमाल करते हो तो आपको पानी भी मिल जाएगा एज़ अ ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर हम बात करें साफ पानी होता है, इसीलिए जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हम बात करें फ्यूल सेल को पहली बार फ्यूल सेल को फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? अपोलो मिशन के अंदर। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय नासा इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम।
जिसको मन करे आप क्वेश्चन के बाद लिख लेना या नीचे जगह हो तो वहीं लिख लो, ठीक है ना? अब जैसा कि मैं कह रहा था कि वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज होता है बच्चे किसका? ट्राई सेल का, वो कितना होता है? 1.05 से लेकर के 1.50 वोल्ट तक होता है। अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो, हाँ, कर रहा हूँ 1 मिनट पीछे। अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है तो जो आपकी वॉल क्लॉक होती है, उसमें अगर आपने टाइम अपनी रिस्ट वॉच से प्रॉपर्ली सेट कर लो और उसमें भी सेल लगा दो, आपके क्लॉक में भी सेल लगा हुआ है। कुछ समय के बाद आप देखोगे, जो वॉल क्लॉक होती है उसका टाइम पीछे हो जाता है। पीछे क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे-जैसे सेल इस्तेमाल होता जाता है, यूज़ होता जाता है, उसका वोल्टेज क्या करता है? ड्रॉप करता है और जब वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो जो जो है आपका सुई है उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी और जब मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? टाइम पीछे हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कम, हाँ, हाँ। तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से यहाँ पे कि ड्रॉप क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, अगर आप इनको ऐड करोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपको मिलेंगे आयन्स। क्या मिलेंगे? आयन्स। अब आप मुझे बताओ, अगर ओवरऑल रिएक्शन में आयन्स मिल रहे हैं, जैसे-जैसे सेल कंज़्यूम होगा, आयन्स कम होते जाएँगे। जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो क्यों आता है? आयन्स की वजह से तो आ रहा है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा और अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम होगा तो सेल का भी पोटेंशियल तो कम हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन में आयन की इन्वॉल्वमेंट है। एज सेल धीरे-धीरे क्या होगा? खत्म होता जाएगा। न आयन्स क्या होंगे? कम होते जाएँगे। आयन्स कम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा और सेल पोटेंशियल कम होगा मतलब क्या कर रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज क्या करेगा? ड्रॉप रेगुलरली एज सेल यूज्ड, जैसे-जैसे यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, इन दी सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही तो आयन्स आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट कंज़्यूम हो रहा है तो ऑब्वियसली आयन्स कंज़्यूम होंगे ही। अब सुना ध्यान से, दूसरा मैंने बोला था कि भई एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों बोला जाता है किसको? फ्यूल सेल को। तो क्यों बोलते हैं आपको पता है? कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जो एनवायरनमेंट क्या क्या करे? हार्म करे। इसी वजह से फ्यूल सेल को क्या माना जाता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जाता है। क्लियर बात? तो इसको भी नोट डाउन कर लो और साहब पीछे किसी का रह गया था? ये लो भाई लिख लो 1 मिनट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं और वो सेल है मरकरी सेल। कौन-सा सेल? मरकरी सेल। इसको हम प्यार से बटन सेल भी बोलते हैं। बटन सेल। अगर हम बात करें मरकरी सेल या बटन सेल में, तो आपको याद रखना है कि एनोड कौन होता है? एनोड और कैथोड। तो अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड होता है जिंक अमलगम, ठीक है ना? और कैथोड जो होता है कार्बन प्लस HgO। जनरली ये पेस्ट के फॉर्म में होते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है ZnO प्लस KOH। क्या होता है? ZnO प्लस KOH काम करता है कैसे? एज़ ए इलेक्ट्रोलाइट। और जो एनोड पर रिएक्शन होती है, यानी एनोड रिएक्शन, तो अगर मैं एनोड के रिएक्शन की बात करूँ, तो क्या होता है भाई? जिंक अमलगम प्लस 2OH माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन एनोड है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो क्या बनता है? ZnO प्लस H2O और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कैथोड की रिएक्शन,
कैथोड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ आता है ZnO प्लस H2O और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देगा आपका Zn ZnO नहीं HgO। HgO और यहाँ क्या बनता है वाटर कितने बन जाएंगे 2H2O हो जाएगा ना, दो ही है, सही तो है, बैलेंस है ना। ऑक्सीजन तो यहाँ एक यहाँ चला गया, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ एक ऑक्सीजन इधर आ गया और एक उधर चला गया, दो हो गया, ठीक है, बैलेंस है। हाँ, यहाँ आ जाता है Hg प्लस H2O। अच्छा, अरे जिंक अमलगम है, यानी जिंक को हमने मरकरी के साथ मिक्स कर रखा है। अरे बात नहीं समझ रहे हो, जिंक अमलगम का एलॉय है, रिएक्शन तो कौन करेगा, जिंक ही करेगा ना। ये Hg ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, एलॉय है, जिंक के अंदर मतलब अमलगम के अंदर हमने जिंक को मिक्स कर रखा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, जिंक ही कर रहा है, इसको इसीलिए तो बोला था यहाँ जिंक अमलगम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम बोलते हैं। एलॉय है ये, ठीक है ना। तो बनेगा Hg और 2OH और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखना अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे यानी टोटल नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन देखना, तो नेट रिएक्शन में आपको पता है ये H2O से, तो H2O कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और ये 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास Zn Hg प्लस HgO गिव्स, इधर क्या बचा है ZnO प्लस Hg। अगर आप देखो इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है क्या, नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एक भी नहीं है। आयंस है, एक भी नहीं है। मतलब नेट रिएक्शन में किसी आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो इसका वोल्टेज कितना होता है, इसका वोल्टेज जो है वो 1.50 वोल्ट तक इन जनरल आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 1.50 वोल्ट तक। और ये वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या बोलो आयंस इन ओवरऑल रिएक्शन, इन ओवरऑल रिएक्शन यानी ओवरऑल रिएक्शन में कोई आयंस नहीं होते हैं, इसी वजह से वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। अब इसका बच्चे यूज पूछते हैं, अगर मैं बोलूँ ना तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी सेल से पूछेंगे आपसे, और वो ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हैं यूज से ही। आप बताओ कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक तो आपको पता है रिस्ट वॉच के अंदर, सही बात है ना, रिस्ट वॉच के अंदर वही छोटा वाला मरकरी सेल बटन सेल इस्तेमाल करते हो। तो पहली बात तो कहाँ ये रिस्ट वॉच में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ठीक है, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने में एक एनसीईआरटी ने मेंशन किया पेस मेकर, जब दिल का पेस मेकर खराब हो जाता है, हार्ट बीट करना बंद कर देगा, तो उसका रिप्लेसमेंट होता है आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर के अंदर हम बटन सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर दूसरा सेल इस्तेमाल किया वोल्टेज कम होगा और दिल की धड़कनें क्या होंगी, कम होती चली जाएंगी। तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पेस मेकर में। अच्छा, आर्टिफिशियल पेस मेकर है, ध्यान रखना। और एक तो कहाँ, सुनने वाली डिवाइसेस, पता चल रहा है कि सेल खत्म हो रहा है, सुनाई कम दे रहा है, तो ऐसा ना हो इसलिए कौन सा सेल इस्तेमाल करते हैं, मरकरी सेल। हाँ, हियरिंग एड डिवाइसेस। तो ये सब जगहों पर इस सेल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बात, इसको भी नोट डाउन करो फटाफट। क्या डालोगे आप लोग, कोरोजन।
पहले मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोरोजन की, तो भैया कोरोजन होता क्या है? कोरोजन ग्रेजुअल डिग्रेडेशन या ग्रेजुअल ईटिंग भी बोल देते हैं हम, या डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। और अगर कोरोजन किसका हो रहा हो? आयरन का, तो उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग। यानी कोरोजन ऑफ आयरन का अगर हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम? रस्टिंग। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? रस्टिंग पढ़ना है। वैसे कोरोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू किसी चीज की कम हो जाना, उसे कोरोजन बोलते हैं। मीनिंग जो होता है वर्ड का क्या होता है? किसी चीज की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाना। अब जैसे आयरन रॉड ही है, आपने रख दिया, खराब हो गई, अब सस्ती बिकेगी, आपने ज्यादा पैसे दे खरीदा था, अल्टीमेटली हुआ क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज कर गई है। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। हमें जो समझना है बच्चे, वो समझना है कोरोजन किसका? आयरन का, यानी रस्टिंग समझनी है। अब सुनना, लिखने से पहले एक बार प्रोसेस समझ लेना, बाद में हम लिख लेंगे क्या होता है एनोड कैथोड पर। अभी थोड़ी देर में पीछे कर रहा हूँ। अरे पीछे करूंगा फिर वहीं लिखना है बहुत कुछ। इधर देखना, मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे पास एक आयरन का सरफेस है। ये क्या है? आयरन का सरफेस है। इस मेटल सरफेस, वैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं, ये हमारा है आयरन का सरफेस। अब सुना ध्यान से, जब कभी आपके आसपास यानी सराउंडिंग में क्या होगा? मॉइस्चर होगा। समझ लो एक बार प्रोसेस, उसके बाद आराम से क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। जब कभी आपके आसपास सराउंडिंग में क्या होगा? मॉइस्चर होगा, तो एक आध ड्रॉप मॉइस्चर की आपके आयरन के सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है। तो मान लिया वो ड्रॉप, ये बड़ी सी ड्रॉप है ये, ठीक है ना? हम ड्रॉप को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। ये वही ड्रॉप है जो आपके आयरन के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, यानी वाटर की ड्रॉप है। अब आप बताओ, क्या वाटर के अंदर कुछ गैसेस मौजूद होती हैं? तो आपको बताया वाटर के अंदर CO2 नाम की गैस होगी। वाटर के अंदर O2 गैस भी डिजॉल्व होती है ना? और वाटर तो खुद है ही, सही बात है भैया, वाटर है तो वाटर तो मौजूद ही है। ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। अब मान लिया जनरली कोरोजन वगैरह लगना कहाँ से शुरू होता है? जैसे मान लिया मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस में कहीं क्रैक है, बेंड है, या कहीं थोड़ा दबा हुआ हिस्सा है, वो एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र में होती है कोरोजन के। तो मान लेते हैं मेटल के सरफेस पे ये वाला एरिया था, जहाँ भाई थोड़ा बहुत बहुत बेंड था या क्रैक था या कुछ था। तो होगा क्या कि यहाँ से जो आयरन होता है यानी Fe होता है, ये क्या कण बनाता है? Fe2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएँगे मूव करके? वाटर की ड्रॉपलेट के पास। यहाँ मेरे पास था H2O, क्या था मेरे पास यहाँ पे? H2O था। H2O जो होता है बच्चे, ये पहले CO2 के साथ कंबाइन करता है, और पता है H2O CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। और क्योंकि ये एसिड है और इसको वाटर भी मिला हुआ है, तो एसिड वाटर में क्या कर जाते हैं? डिसोसिएट कर जाते हैं। तो भैया ये डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा? 2H+ बनाएगा, और प्लस CO3 2- भी बनाएगा, बट जगह नहीं है दिखाने की, तो उसको गायब कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस 2H2 के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद इससे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और बहुत सारे क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। मतलब पहली बात, एक वाटर की बूंद गई थी, अब यही वाटर बन रहे हैं, यानी और ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा, और ये प्रोसेस लगातार यहाँ चलती रहेगी। अब मेरी बात सुनना, इसी में से जब ये प्रोसेस पूरी चल रही है, ये देखो ना, यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ, दिख रहा है ना? इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी मेटल का सरफेस खुद एक्ट करता है एज ए एनोड, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। और ये जो पूरा वाटर की ड्रॉप दिख रही है, ये कैसे काम कर रहा है? एज ए कैथोड काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस से क्या बना रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो मेटल का सरफेस यानी Fe2+ आयंस बने थे, ये आयंस मूव करके धीरे से कहाँ पहुँच जाते हैं? सरफेस के पास।
सरफेस के पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये सरफेस के पास मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? Fe2O3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? Fe2O3। अब क्योंकि यहाँ वाटर बहुत सारा मौजूद है, तो क्या करेंगे? ये वाटर से कंबाइन करेंगे। अब मैं वाटर बहुत सारा है तो मैं क्या ले रहा हूँ? H2O। ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वाटर के नंबर्स क्या हो सकते हैं? अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? Fe2O3 डॉट XH2O और इसी को आप क्या बोलते हो? रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? रस्ट। एक बार फिर से समझना, हुआ कैसे है? सबसे पहले मेटल के सरफेस पर वाटर की ड्रॉप आई। मेटल का वो एरिया जहाँ पर जनरली क्रैक होते हैं, वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोजन होने के। वो एरिया क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बनाएगा? Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये मूव करके वाटर ड्रॉप के पास जाएँगे। वहाँ H2O और CO2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो बना है, एसिड है, तो वाटर में H+ आयन रिलीज़ करेगा। H+ आयन को वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और वो H+ आयन कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? H2O। मतलब और ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ आ जाएगा। इसी में से जो ये आयरन है, ये मूव करके भाई साहब पहुँच जाते हैं कहाँ? वाटर आयरन के सरफेस के ऊपर यानी वाटर ड्रॉपलेट के पास। उसमें डिसॉल्व क्या था? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है। आपको पता है यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 3 प्लस है, यानी फर्दर ऑक्सीडाइज़ हो गया है। तो क्या बनाएगा? Fe2O3 और ये Fe2O3 हाइड्रेट हो जाएगा यानी कंबाइन हो जाएगा विद वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? Fe2O3 और ये जो होता है बच्चे, ये ब्राउन कलर की लेयर होती है। क्या होती है? ब्राउन कलर की लेयर होती है और इसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। तो ये था पूरा मैकेनिज़्म रस्टिंग का। अगर आप इसमें देखो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है? ये वाली कैथोड पे रिएक्शन जहाँ वाटर बन रहा था। अगर मैं बात करूँ एनोड पे जो रिएक्शन होती है बच्चे, इसका पोटेंशियल होता है 0.44 वोल्ट और ये किसमें होगा? माइनस का होता है। और जो कैथोड पर होता है, उसका पोटेंशियल होता है 1.23 वोल्ट। कितना होता है? 1.23 वोल्ट। ये किसका है? कैथोड का। और एनोड का कितना होता है? 1 पॉइंट माइनस का 1.44 वोल्ट। आप जोड़ोगे तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। सेल पोटेंशियल क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है, यानी ये अपने आप हो रहा होता है। ऑब्वियसली हमने देखा भी है अपने आप हो रहा होता है, हम तो कुछ थोड़ी करते हैं। यानी कोरोजन अपने आप हो रहा होता है। ये सेल पोटेंशियल से पता चला क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है सेल पोटेंशियल, मतलब रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो आपको जो लिखना है वो क्या है? देखो, नहीं, नहीं, यहाँ पे अभी पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। ये तो था ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें आप देख रहे हो जो Fe2+ आयन है, ये जो Fe2+ आयन है, ये कंबाइन करता है किसके साथ? O2 के साथ और क्या बनाता है? Fe2O3। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो वहाँ कितने हैं? 3 है, यहाँ 2 हैं, इसमें 2 लगा देते हैं, ठीक? और ऐसा कर देते हैं, 2 नहीं, इसको remove करते हैं। क्या Fe2O3 है? तो अगर हम बात करें, यहाँ अगर 2 लगा दें, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 4 लगा देंगे। हो गया बैलेंस, ठीक? तो क्या बन गया? Fe2O3 और ये Fe2O3 किससे कंबाइन करता है? XH2O के साथ और क्या बना देगा? Fe2O3 डॉट XH2O। हाँ, उसको क्या बोल देंगे? रस्ट। सबका अलग-अलग होगा, मतलब 2 है ना, तो 2 Fe2O3 डॉट XH2O बन जाएंगे। हाँ, हाँ। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा आपका? रस्ट बन जाएगा। अब अगर आप चाहो तो वो डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज़ जो वहाँ थी रिएक्शन, वही रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। क्लियर? लिख लिया ये सबने? तो आगे कर दूँ। इधर देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस पॉइंट-पॉइंट ऐड करना है। इधर देखो, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अगर मैं इसमें बात करूँ बच्चे, तो सबसे पहले 1, 2, 3 करके लिख लेना। पहला है बैरियर मेथड, बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा लिख देना सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और तीसरा लिखना एंटी रस्ट और एक और लिखना, चौथा कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन और एक पाँचवें में लिख लेना गैल्वेनाइज़ेशन। वैसे तो आता है ये सैक्रिफिशियल के अंदर ही, बट ऐड कर लेना। मैं एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन, नाम है बैरियर, मतलब मेटल सरफेस क्या हो रहा है? उसको रस्टिंग हो रही है, वही ऑक्सीडाइज़ हो रहा है। तो मेटल सरफेस और बाहर के एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है, उसके बीच रुकावट पैदा कर दें। तो भैया पेंट लगा दो ऊपर से। तो अगर आपने ऊपर से पेंट लगा दिया, तो मॉइस्चर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कभी नहीं आ पाएगी मेटल के और कभी रस्टिंग नहीं होगी।
ये आ गया बैरियर प्रोटेक्शन में। अब आते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक मेटल की कवरिंग लगा देते हैं, जो हमारे डिजायर्ड यानी जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जैसे अगर मैं आयरन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसपे जिंक की कवरिंग लगा दूँगा, क्योंकि जिंक आयरन के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिंक अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा और कहेगा भैया आयरन तुम मज़े की ज़िंदगी जी, मैं अपना ज़िंदगी त्याग कर रहा हूँ तेरी सुरक्षा के लिए। तो ये क्या है, गैल्वेनाइज़ेशन है। मतलब अगर हम जिंक की कोटिंग लगा दें ओवर आयरन, किसके ऊपर? आयरन के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? गैल्वेनाइज़ेशन बोलते हैं। और यही सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आता है। यानी जिसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है, सिंपल शब्दों में आपने एसआरपी याद की थी, वही जो है क्या नाम है, लेके 12 सरदार का नाम वाला। तो उसमें अगर आपको ये पता करना है कि किस मेटल के लिए कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे मान लिया एक मेटल यहाँ आ रहा है, इसके ऊपर जितने भी मेटल होंगे, उन सबका इस्तेमाल कर सकते हो नीचे वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी एक मेटल की पोज़ीशन है, उसके ऊपर जो भी अवेलेबल है, उन सबका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था, अगर मान लीजिए एक मेटल यहाँ एक्स है, तो इसके ऊपर जितने भी लिखे हुए मेटल होंगे, जो मैंने लिखा है ये सीरीज़, वो यूज़ करोगे और क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन उसका हो जाएगा। आते हैं अगर हम बात करें, एक कैथोडिक प्रोटेक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये क्या होता है? वैसे ये काफ़ी सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। हम करते क्या हैं, जनरली आप बताओ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ होती है? एनोड पर। और रस्टिंग में हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही बात है? तो अगर ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो मैं मेटल के सरफेस को क्या बना दूँ? कैथोड बना दूँ। किसी न किसी तरीके से मेटल के सरफेस को क्या बना दूँ मैं? कैथोड बना दूँ, तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लिया ये मेरा मेटल का सरफेस है, ये पहले कैसे काम कर रहा था? एनोड की तरह। अब आपको पता है कि एनोड कैथोड डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी, सही बात है? जिसकी एसआरपी कम होती है, वो एनोड की तरह काम करता है। तो अगर इससे ज़्यादा कम एसआरपी वाला एक दूसरा मेटल लाके इससे कनेक्ट कर दूँ, आइदर वायर के थ्रू कनेक्ट करूँ या डायरेक्टली कनेक्ट कर दूँ, दोनों चलेगा। या तो आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर दो या डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। तो पहले जो आपका मेटल एज़ ए एनोड काम कर रहा था, अब क्योंकि इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बगल में कनेक्ट हो गया है, तो अब ये बन जाएगा एनोड और मजबूरी में आपके मेटल को क्या बिहेव करना पड़ेगा? एज़ ए कैथोड। यानी आपका मेटल एज़ ए कैथोड बिहेव करने लगेगा, अगर आप किसी ऐसे मेटल से वायर के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दो, जो आपके मेटल से क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो। उसकी एसआरपी क्या हो, ज़्यादा कम हो यानी ज़्यादा नेगेटिव हो एज़ कम्पेयर टू क्या, आप जिसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो उसको। और गैल्वेनाइज़ेशन आपको पता ही है, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, एक कोटिंग की तरह ही है। वो लगाने के बाद क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती है, एक तरह का बैरियर मेथड ही है। क्लियर? ये तरीके होते हैं जिससे हम रस्टिंग को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटा-सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। बस एक बार शकल इनकी देख लेते हैं और कुछ नहीं, उसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन इकोनॉमी में, हम क्या करने वाले हैं, कुछ तो करेंगे ही। बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है इसको। देखना, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी में हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे एज़ ए रिन्यूएबल फ्यूल। अच्छा, रिन्यूएबल समझते हो? जिसको रिस्टोर या बार-बार यूज़ किया जा सकता है। और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें होता क्या है, वाटर को हम तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सोलर एनर्जी। यानी वाटर स्प्लिट हुआ सोलर एनर्जी के फॉर्म में, और फिर इससे जो हाइड्रोजन बनी है, इस हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या रहा है, मेरे पास वाटर है, मैंने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर को तोड़ दिया H2+O2 में। जो हाइड्रोजन बनी है, हाइड्रोजन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, एज ए फ्यूल। तो भैया फ्यूल यानी कंबसन, और कंबसन में तो क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो मतलब जब हम हाइड्रोजन का एज़ ए फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर से उसकी कितनी रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, H2O। मतलब जो इस्तेमाल किया था, वही फिर से बन रहा है। आपने किया क्या था? वाटर लिया था, वाटर को तोड़ा H2 और O2 में, तो क्या बनी, H2 गैस। आप H2 गैस का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? फिर से एज़ ए फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप H2 गैस का फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करोगे, तो H2 की रिएक्शन किससे होगी? O2 से। और रिएक्शन होगी, फिर से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वही फिर से बना दिया, और बीच में आपको क्या मिल गई, एनर्जी भी मिल गई। इसीलिए नाम क्या है, रिन्यूएबल। यानी आप यूज़ करते रहोगे, बार-बार यूज़ कर पाओगे। तो ये एक बढ़िया मेथड है,
इस पे अभी काम चल रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है आपको पढ़ने को भी मिले और जानने को मिले। तो कह रहा है बोथ दिस टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, दिस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विल बी वेरी इकोनॉमिकल एंड कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह-वगैरह से। मतलब सस्ता पड़ेगा क्योंकि वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो वाटर है क्योंकि हम तो दुबई में नहीं है जहाँ वाटर की कमी है। तो हमारे यहाँ वाटर है, सस्ता पड़ेगा और दूसरा इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं बन रही हैं जो एनवायरनमेंट को भी क्या करें, पॉल्यूट करें। तो इसलिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में थोड़ा-सा मेंशन किया हुआ है हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। ठीक, तो अब आपका जो है चैप्टर फाइनली यहाँ पे खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टार्ट करेंगे और बाकी जो हम नाइट में क्लास ले रहे हैं उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह और पीवाईक्यूज़ वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? तो बस आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का।